गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंतर्गत अपनी चर्चा रहेगी हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण ये पद अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भी लगातार रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम करवाता रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चाहे आरपीएससी के द्वारा आयोजित हो या किसी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या फिर किसी यूनिवर्सिटी का ही क्यों ना हो, ये वास्तव में बड़ा ही प्रतिष्ठित पद माना जाता रहा है। अपने विषय की एक गंभीर और गहरी पकड़ के साथ में व्यक्ति के स्वयं के एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से अच्छी कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो सकती। साथियों, युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हम कैसे क्रैक कर सकते हैं? क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या इसकी योजना हमारे पास होनी चाहिए? कितने घंटे अपन पढ़ाई करें? किन पुस्तकों का इसमें अध्ययन किया जाना चाहिए? इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सिलेबस में किन पॉइंट्स को देखें? किन बिंदुओं पर ज़्यादा जोर रहना चाहिए और किन बिंदुओं में कम तैयारी से भी काम चल सकता है? These are the topics that we are going to address today in our lecture. तो आज हम बेसिकली स्ट्रेटेजी, सिलेबस और उसके ब्रेकअप के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे आप जो आने वाली हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 या 2024 जो भी है, इसमें हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे पद हैं साथियों इस बार, और अभी से हम दृढ़ प्रतिज्ञ हों इस बात के लिए कि वास्तव में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत। साथियों, एक सिस्टमैटिक और गंभीर तैयारी की इसमें आवश्यकता होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ और पहलुओं पर सिस्टमैटिक तैयारी की आवश्यकता होगी। सिलेबस उनमें से ही एक ऐसा बिंदु है। उसके बाद में हम चर्चा भी करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हमारी चर्चा होगी कि इसके लिए कौन सी सेलेक्टेड किताबों की आवश्यकता होगी जिनको हम पढ़ें, या ऑथेंटिक टेक्स्ट जिन्हें हम कह सकते हैं, जो हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एक वीडियो इस पर भी केंद्रित रहेगी कि 2016 का क्वेश्चन पेपर क्या कह रहा है और 2020 का पेपर क्या कह रहा है। दो कॉन्सिक्यूटिव पेपर्स जो आयोजित हुए हैं पर्टिकुलरली इंग्लिश के, तो उनके संदर्भ में भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि अपन जानते हैं, आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अपन देखें तो 3 पेपर आयोजित होते हैं इसके अंतर्गत बिफोर इंटरव्यू से पहले इसमें 3 पेपर हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें जो पेपर 1 है वो साथियों सब्जेक्ट का होता है, पेपर 2 वो भी सब्जेक्ट का होता है, और पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का होता है, या मैं कहूँ सामान्य जानकारी उसमें पूछी जाती है जो कि राजस्थान से ही रिलेटेड होती है। साथियों, अपन का जो मेन डिस्कशन रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, बिकॉज जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज आर नॉट माई forte, and so we will be talking about the paper 1 that is related to the subject and paper 2 that is also related to the subject. हमें उनमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस प्रकार से हमें उनको देखना है और क्या क्या बिंदु हमें मदद कर सकते हैं, ये चीज़ें आइए अपन चर्चा चालू करते हैं। तो देखिए, इसमें पेपर 1 को अपन देखें और समझना चालू करें इसको। साथियों देखिए, साथियों पेपर 1 का जो अपन देखते हैं, इसमें दोनों ही पेपर जो हैं ये हमारे लिए 150 मार्क्स के हैं। साथियों पेपर 1 जो है, देखिए पेपर 1 जो है, यहाँ से आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाफ मार्क का एक क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको 75 अंक मिलेंगे। साथियों यू विल बी गिवन 75 मार्क्स। साथ ही साथ जो पेपर 2 है आपका
वो भी सब्जेक्ट का होने वाला है। वहाँ से भी 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। हाफ मार्क आपको मिलेगा इसके लिए, एंड पुट टुगेदर यू विल बी गेटिंग 75 मार्क्स। जो आपका पेपर 3 है साथियों, पेपर 3 जो है वो जीके और जीएस का होगा, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही हाफ मार्क का क्वेश्चन है साथियों, और इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो देयर आर 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का आपका ये पूरा की पूरा सिलेबस ब्रेकअप है, जिसमें इनिशियल 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ये आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज का परीक्षण करेंगे, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज की डेप्थ को देखेंगे। और जो जीके का पेपर है दैट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द कल्चर एंड हेरिटेज एंड सिविलाइजेशन एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिल रहे हैं, और 24 मार्क्स जो हैं आपके दैट विल बी ऑफ इंटरव्यू। वो आपको इंटरव्यू के मिलेंगे साथियों। एंड पुट टुगेदर यू आर हैविंग 224 मार्क्स, जिनके लिए आपको स्ट्रगल करना है, जिनको आपको अचीव करना है इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। साथियों, पेपर 1 की अगर अपन बात करें तो पेपर 1 में सबसे पहले अपन देखें जो सब्जेक्ट का है, इसमें 3 पार्ट होंगे। देयर विल बी 3 पार्ट्स। देयर विल बी 3 पार्ट्स साथियों, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो जो पार्ट ए है वो ग्रामर से रिलेट कर रहा है साथियों। उसमें 2 टॉपिक दिए गए हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ए गिवन पोएम और ए पीस ऑफ प्रोज। तो देयर विल बी ए क्वेश्चन दैट मे बी ऑफ पोएम और ए प्रोज। वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए, वैसे तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश और एज ए डीप कॉम्पिटिटर ऑफ इंग्लिश, वी नो वेरी वेल दैट these kind of questions are being asked in all sort of competitive examinations, चाहे क्लर्क का हो, बैंक का हो, whatever it is, even RPSC grade 1, 2, 3, whatever, REIT, सब में अनसीन पोएम और अनसीन पैसेज या अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न आता ही रहता है। ये एक बड़ा जनरल नेचर का प्रश्न है। लेकिन जब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है तो वहाँ पे ये थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, और वहाँ पे मैक्सिममली यू विल बी हैविंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ए पोएम दैट विल बी अनसीन इन नेचर। और प्रोज की संभावना मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन कम रहती है। यहाँ से जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो जनरल नेचर के बहुत कम होते हैं, कि जैसे आप ये नहीं समझें कि एक बॉडीली लिफ्ट आपको शब्द दे दिया, उसका कोई सिनोनिम पूछ लिया, ऐसा नहीं है। काफ़ी कंडेंस्ड और डीप मीनिंग से वो रिलेट करके अर्थ पूछते हैं, कोई थीम से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, वो साथ ही साथ में ऐसा कोई बिंदु पूछ सकते हैं जहाँ से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, उसके हिडन मेटाफोरिकल मीनिंग के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, राइम स्कीम के बारे में। जनरली काफ़ी लिटरेचर ओरिएंटेड प्रश्न वो पूछते हैं अगर पोएम का मैटर होता है। दूसरी बात क्या है साथियों, चाहे पोएम का मैटर हो चाहे प्रोज का हो, इसमें कोई भी 100% असर्टेन नहीं हो सकता। कई बार जो हम सोच रहे होते हैं, थीम से संबंधित प्रश्न भी, मीनिंग से संबंधित प्रश्न भी कई बार हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो वह चीज़ हमको याद रखनी है और हमें थोड़ा सा सजग और सावधान रहते हुए इसे अटेम्प्ट करना होता है। लगभग 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने होते हैं साथियों। 5 क्वेश्चंस आपको इस क्रिटिकल अप्रिसिएशन में से करने होते हैं। इसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूसेज और ग्रामर से संबंधित होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो
एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, थियोरेटिकल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है अनलाइक सेकेंड ग्रेड। लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंट कर दूं कि जो प्रश्नों का लेवल रहा है, वेदर इट इज 2016 एग्जामिनेशन और 2020 एग्जामिनेशन, दोनों में ही क्वेश्चंस का स्तर, ग्रामर के क्वेश्चंस का स्तर बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय नहीं था। कई मायनों में तो अपन देखें कि लगभग 10th और 12th क्लास के स्तर के प्रश्न पूछे गए। तैयारी की आवश्यकता है, तैयारी अपन करेंगे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर के एक नॉर्मल और सिस्टमेटिक तैयारी से अपन काम चला सकते हैं। इसमें हमें देखना होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है 2016 में पर्टिकुलरली थोड़ा घूम के भी आए हैं। कई कंडीशनल के क्वेश्चंस, कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस भी पूछे गए। कई बार सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन भी पूछे गए जो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो पूछ लिए गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अपन सोचें कि यही टॉपिक मैं पढ़ के जाऊंगा ग्रामर के और इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, तो दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच। वो अप्रोच अपने को छोड़नी होगी। हमें ग्रामर का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना पड़ेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम का जो स्तर है, जिस लेवल की एग्जाम है, इसको सिलेबस में नहीं बांधा जा सकता साथियों। सिलेबस में बांधना गलत होगा, क्योंकि इस एग्जाम में सारी चीजें आ सकती हैं और आनी भी चाहिए। साथियों, ग्रामेटिकल पोर्शन के बाद में हम देखें आपको जहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, वो टॉपिक है आपका फ्रेजल वर्ब्स का और इडियम्स का। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहां से प्रश्न खूब आ रहे हैं। दोनों टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, और दोनों में से यू वॉन्ट बिलीव कि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के और 5 क्वेश्चन इडियम्स के। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी एग्जाम और उसमें 10 क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक से, मान के चलें अपन एक 10 से 15 पन्ने के बीच की तैयारी जो सिस्टमेटिकली अपन करेंगे, उसके अंतर्गत आपको अगर 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कॉन्फिडेंटली सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपको करना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये होगा। तो ये चीज एक ऐसी है जो डिस्कशन और एनालिसिस से हमें समझ में आती है कि कहां से हमको फायदा मिल सकता है। तो साथियों, फ्रेजल वर्ब और ईडियम की थोड़ी तैयारी हमें गंभीरता के साथ में, गहनता के साथ में करनी है। ये आपका जो एनालिसिस था, ये पेपर 1 का पार्ट ए का एनालिसिस था साथियों। इसमें अपन देखेंगे कि लगभग 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने चाहिए। आरपीएससी के द्वारा 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वो ज़्यादा भी पूछ सकते हैं और कम भी पूछ सकते हैं साथियों। तो ये डिपेंड करता है आप ये एग्जामिनर की इंटीग्रिटी है, उसकी फ्रीडम है, वो क्वेश्चंस को इधर उधर कर सकते हैं। आइए अब अपन आगे चलें और देखें कि पार्ट बी के अंतर्गत अपन को क्या मिल रहा है। तो देखिए साथियों, ये आपका पार्ट बी है, और पार्ट बी के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखें, ये हमें पार्ट बी के रूप में मिल रहा है। साथियों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस समय हम बीए एमए कर रहे थे, पर्टिकुलरली बीए में तो इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, एमए जब हम कर रहे थे तो एमए के दौरान हमने इस पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ना तो इसको अपन ने गंभीरता से समझा और ना ही अपन लोगों ने इसको स्टडी किया। तो बेसिकली नाउ व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA NET or RPSC assistant professor exam, we do not have a very good approach for literary criticism and critical theories. यहाँ पे हम फंबल करने लगते हैं और हमें गंभीरता के साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए हम काफ़ी जो है स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अपन देखें कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग टॉपिक है। There is no second thought for it.
गंभीर और सिस्टमेटिक तैयारी के साथ में आई अश्योर यू कि हम इसके अंतर्गत बहुत अच्छे मार्क्स लेने में सफल होंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है दोनों की दोनों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का और क्रिटिकल थियरीज का, दोनों बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह हैं साथियों। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर चलते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लिटरेचर की तरह फैले हुए नहीं हैं, लिमिटेड हैं और बहुत कम इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन में अपन लोगों को अच्छे मार्क्स मिलने की यहाँ पे संभावना होती है। साथियों, ये जो क्रिटिसिज्म है ये एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन है, एक प्रकार की स्टडी है और इवैल्यूएशन है ये लाइफ स्टाइल की, जो कि हमारे लीडिंग राइटर्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप की है और उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म दिया है, अपने नाम से उसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में ढाल दिया है। अनेकों क्रिटिक्स का एक सिस्टम है, इसमें शुरुआत होती है क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में। तो जो क्लासिकल हैं, क्लासिकल राइटर्स में वेस्टर्न को अपन देखें तो इसमें अपने को एरिस्टोटल, प्लेटो, होरास, लॉन्जाइनस जैसे राइटर्स को स्टडी करना पड़ेगा। और अगर अपन इंडियन क्लासिकल क्रिटिसिज्म को देखें तो इसमें अपने को भरत मुनि, दंडी, है ना, इस प्रकार से अनेकों राइटर्स हैं, टोकिया पार, अनेकों इंडियन राइटर्स हैं जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की स्थापना की है, उनको अपने को स्टडी करना होगा साथियों। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जैसे जैसे फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर रेनाइसेंस आता है। रेनाइसेंस आप एजेस के रूप में भी पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में भी आप रेनाइसेंस को पढ़ने वाले हैं और आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में भी आपको यहाँ पे इसको पढ़ना होगा। तो रेनाइसेंस में अपन देखें यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी क्रिटिक आ सकते हैं, जैसे सिडनी है, बेन जॉनसन है, बेकन है, और भी एक तो जो भी इस एज में लिटरेरी क्रिटिक का काम कर रहे हैं, उनके एस्टेब्लिश्ड वर्क्स हैं, उनको और उनके वर्क्स को, उनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट्स को हमें समझना होगा और अच्छे से उनको लर्न भी करना होगा। इसी प्रकार से अगर अपन आगे चलें तो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन। अब देखिए, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन जो पीरियड है वो निश्चित रूप से इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा ही फर्टाइल पीरियड रहा है और उस दौरान आप देखेंगे अनेकों पोइट्स और राइटर्स ने काफ़ी जो है लिटरेरी जॉनर्स को क्रिएट किया, सृजित किया। तो वहाँ पे अपन कौन से क्रिटिक्स हमें इस दौरान देखने को मिल रहे हैं और उसी प्रकार से न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत कौन कौन से लिटरेरी क्रिटिक्स आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हमको देखते हुए इसमें न केवल स्टडी करनी पड़ेगी अपितु इसमें इनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझना होगा। जैसे आपके एडिसन हैं, पोप हैं, आपके सैमुअल जॉनसन हैं, ये राइटर्स क्या कह रहे हैं, इनके वर्क्स कौन कौन से हैं और उनके वर्क्स के अंतर्गत उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है। जैसे न्यू क्लासिकल टाइम में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ये बेन जॉनसन से अलग है साथियों। लाइव्स ऑफ पोइट्स के नाम से इनकी एक कृति है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्षेत्र का। तो ये न केवल हमको समझना होगा अपितु इनके द्वारा कही गई बातें हैं वो किस प्रकार की हैं, ये पर्टिकुलर राइटर के बारे में, पर्टिकुलर पोइट के बारे में, पर्टिकुलर प्ले राइट के बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में अपन अभी नहीं जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा समझेंगे। इसी प्रकार से जैसे प्री रोमांटिक, अब प्री रोमांटिक जो पीरियड है उसमें क्या हो रहा है, जैसे कॉलिंस हैं, ग्रे हैं, ये प्री रोमांटिक पोइट्स हैं। अब प्री रोमांटिक क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं, किस, जैसे अपन ग्रे का एग्जाम्पल लें, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के और इन्होंने एक पोएम लिखी है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, उसका नाम है ग्रेज इलीजी। ग्रेज इलीजी ये इनकी पोएम है प्री रोमांटिक पीरियड में। देखिए साथियों, प्री रोमांटिक पीरियड में ये जो एलिजी है ये वास्तव में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिजी है।
एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड जॉनर का निर्माण कर रही है, एक नया ट्रेडिशन पैदा कर रही है साथियों ये। तो अपन इसको देखें, अनुभव करें और क्या लिटरेरी क्रिटिक काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे प्री रोमांटिक और रोमांटिक पीरियड में हमारे पास में बहुत सारे लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, जिनमें वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शैली हैं, कीट्स हैं, बड़े ही ये अच्छे पोइट्स भी हैं और साथ ही साथ अच्छे लिटरेरी क्रिटिक्स भी हैं। तो ये हमें न केवल समझना होगा अपितु लर्न भी करना होगा। उसी प्रकार से अपन देखें विक्टोरियन पीरियड में और प्री राफेलाइट्स में। अब विक्टोरियन में एक व्यक्ति आते हैं, आपने नाम सुना होगा उनका नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड, ये मैथ्यू आर्नल्ड जो है अच्छे पोइट होने के साथ साथ ही वॉज ए ग्रेट क्रिटिक ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो उनके द्वारा दिए हुए वर्क और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, that are very much important for us, because without understanding those works and the concepts, it will be difficult to understand the particular time. तो वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं साथियों। इसमें हम देखें जैसे प्री राफेलाइट ब्रदरहुड भी आता है, उसमें भी ये रोसेटी वगैरह है, डीजी रोसेटी, क्रिस्टियाना रोसेटी हैं, ये भी बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। अर्ली मॉडर्न से लेकर के टी.एस. एलियट तक ये चलता है। अब टी.एस. एलियट में आइए रिचर्ड्स को भी अपन देख सकते हैं और राइटर्स को भी देख सकते हैं जो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। बेसिकली साथियों यहाँ पे अनेकों राइटर्स को हम स्टडी करेंगे, उनके वर्क्स को भी हमें स्टडी करना होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। थोड़ी तैयारी, कॉन्फिडेंस और अपन देखें इसमें किस प्रकार से अच्छा स्कोर हासिल करते हैं। आइए अपन देखें पार्ट सी को। अब पार्ट सी के अंतर्गत पार्ट बी से रिलेटेड ही क्रिटिकल थियरीज आ रही हैं साथियों। यहाँ पे क्रिटिकल थियरीज आ रही हैं। अब जो क्रिटिसिज्म है उससे थोड़ी क्रिटिकल थियरीज जो हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क का प्रयोग करती हैं एक पर्टिकुलर चीज को जो है चेक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्स्ट को ले सकते हैं, किसी वर्क को ले सकते हैं, किसी राइटर से फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के जो भी राइटिंग्स हैं उनको ले सकते हैं, उनको हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें हम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव से अध्ययन कर सकते हैं, हम उन्हें न्यू क्रिटिसिज्म के परसेप्शन से अध्ययन कर सकते हैं, हम उन्हें डीकंस्ट्रक्शन के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। तो जिस चश्मे से हम उन्हें देखेंगे, चश्मा लिटरेरी जो थियरीज हैं या क्रिटिकल थियरीज हैं साथियों, वो एक प्रकार का चश्मा है। जो भी चश्मा अपन लगाते हैं, लाल चश्मा लगाते हैं तो चीज़ें हमें लाल दिखने लगती हैं, और अगर हम नीला चश्मा लगा देते हैं तो चीज़ें हमें नीली दिखने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस प्रकार की क्रिटिकल थियरी का प्रयोग करते हैं उससे हमें उन चीज़ों का एक नया व्यू मिलता है, एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने आता है, और वही चीज़ हमें इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए इसमें सिलेबस में कई चीज़ें नहीं भी हैं जो आरपीएससी ने नहीं रखी हैं, लेकिन आरपीएससी उनमें से प्रश्न पूछती है। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म के साथ में आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी जुड़ा हुआ है, न्यू अरिस्टोटेलिज्म भी जुड़ा हुआ है ना, शिकागो क्रिटिक्स भी जुड़े हुए हैं। तो उसको हमें फॉर्मलिज्म भी देखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेंच फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, दोनों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फॉर्मलिज्म से प्रश्न भी आए हैं 2020 के अंतर्गत। इसी प्रकार से अपन देखें स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इसकी शुरुआत, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों का संबंध, दोनों की इनमें जो विभिन्नताएं हैं, और साथ ही साथ में एक और मूवमेंट है क्रिटिकल थियरी का, डीकंस्ट्रक्शन के नाम से अपन उसे जानते हैं। तो डीकंस्ट्रक्शन को भी अपने को देखना होगा। डीकंस्ट्रक्शन है नहीं यहाँ पे मेंशन, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए डीकंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से अपन देखें तो मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म को हम इंग्लिश लिटरेचर के एज के रूप में भी पढ़ रहे हैं, और हमें मॉडर्निज्म को एक लिटरेरी थियरी या क्रिटिकल थियरी के रूप में भी पढ़ना पड़ेगा। बड़ा ही ग्रांड डेवलपमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे। उसी प्रकार से
मॉडर्निज्म के बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है और पोस्ट मॉडर्निज्म को लिटरेरी एज के रूप में भी समझना है। इसके बाद में थोड़ी चर्चा अपन पोस्ट ह्यूमनिज्म की भी करेंगे और उसके बाद में वोकिज्म की भी अपनी चर्चा रहेगी, उसमें से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म को अपन कैसे समझें जब तक अपन कॉलोनियलिज्म को नहीं जानते, और इसी में मैं बताऊं आपके लिए साथियों, पेपर 2 जो है हमारा, पेपर 2 जो है वहां पर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं, IWE की चर्चा करते हैं। वहां पे अपन देखें कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के अंतर्गत कॉलोनियल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, कॉलोनियल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और साथ ही साथ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश दोनों इसमें आ रही हैं। तो वहां पर जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें लिटरेचर का पता लगेगा, राइटर्स का पता लगेगा, और यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म को हम देखेंगे तो कॉलोनियलिज्म को भी समझेंगे एक क्रिटिकल थियरी के रूप में और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को भी समझना जरूरी है। तो इन दोनों को एसोसिएट करके भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ में अपन देखें तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल थियरी का पार्ट है। इसमें गे थियरीज भी हैं, लेस्बियन भी हैं। इसी के साथ में इसमें मैं बताऊं आपके लिए क्यूअर थियरी का अध्ययन भी करना पड़ेगा, LGBTQ का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सब में से प्रश्न आ रहे हैं। साइको एनालिटिकल थियरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें अपने क्रिटिकल थियरिस्ट भी नहीं है, तो बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है ये। और साथ ही साथ में न्यू हिस्टोरिसिज्म, इसके साथ में कल्चरल मटेरियलिज्म भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी क्रिटिकल थियरीज हमें अच्छे मार्क्स दिलवाने वाली हैं, शानदार मार्क्स दिलवाने वाली हैं। आप बिल्कुल भी डाउट नहीं करें किसी भी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर जितने आपको मार्क्स मिलेंगे लिटरेचर में उतने मिलने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर कम तैयारी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी इतने मार्क्स लेने के लिए। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो पेपर है आपका पेपर 1, उसके 3 पार्ट थे। पार्ट 1 जो है वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन और ग्रामर का है, पार्ट B जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का है, और पार्ट C जो है वो क्रिटिकल थियरीज का है। बड़ा सिंपल ओरिएंटेशन है और इसको हम बिल्कुल इंटरनलाइज करें और हमारी बिल्कुल एक डेडिकेटेड और कमिटेड तैयारी के लिए सिलेबस को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उसको समझे हुए बात बनती नहीं है। आइए अब अपन आगे चलें और पेपर 2 को समझें साथियों। पेपर 2 को देखें तो इसमें जो पार्ट A है, पेपर 2 का जो पार्ट A है वो साथियों आपका है ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस, ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस। साथियों, कई जगह अपन देखेंगे, पहले जब हमने नेट इत्यादि के अंतर्गत भी अगर हम 2-4 साल 5 साल पहले के सिलेबसेस को देखें तो उसमें ये पहले एक तरह से आपको जॉनर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। जॉनर बेस्ड यानी कि ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश ड्रामा, इस प्रकार से कई यूनिवर्सिटीज़ में ये जॉनर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन वर्तमान में एजेस के थ्रू प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी साथियों कि यहाँ पर ब्रिटिश लिटरेचर है, केवल दूसरे लिटरेचर शामिल नहीं हैं। वी नीड टू नो दैट and we have to be aware for that the questions in part A will be related to British literature only, उसमें और दूसरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन देखें तो ब्रिटिश लिटरेचर भी इन्होंने रेनेसेंस से चालू किया है, रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन से ये चालू कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रिटिश लिटरेचर है इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं, इससे भी काफ़ी पहले से हो रही है। जैसा कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश भी है
और मिडिल इंग्लिश भी है। तो यहाँ पे अपने को ओल्ड इंग्लिश पीरियड को भी स्टडी करना है, मिडिल इंग्लिश पीरियड को भी देखना है, उनमें क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उनके इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन से हैं। एक एजेस का भी अपन आपके लिए पूरा एनालिसिस दे रहे हैं, जिसमें मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसकी, जिससे आप उसको भी एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी ये समझने में कि कौन सा एज कब चल रहा है, उस एज के ट्रेंड क्या हैं और उसमें किस किस प्रकार की मुख्य चीज़ें हो रही हैं। तो वो हमें बड़ी मदद करेगा समझने में, पर्टिकुलरली यहाँ पे समझने में बड़ी मदद करेगा। तो बैक आते हैं अपन पार्ट ए को समझने के लिए। तो रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन से पहले जो कुछ घटनाएं हो रही है वो हमको समझना है, और फिर रिनाइसेंस पे जब हम आएंगे तो रिनाइसेंस में क्या है, रिनाइसेंस में कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं। अब जैसे एलिजाबेथन पीरियड पे आ गए हैं, तो एलिजाबेथन पीरियड में अपन आए तो इसको अपने को समझना होगा कि इस रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन के 5 भाग हैं, इसके 5 भाग हैं, है ना। और ये चालू होते हैं अर्ली ट्यूडर पीरियड से। देखो अर्ली ट्यूडर पीरियड, ये मैंने एज वाली स्लाइड में भी डाला है साथियों, है ना। अर्ली ट्यूडर पीरियड के बाद में आ रहा है आपका एलिजाबेथन, इसके बाद में आ रहा है आपका जैकोबियन, इसके बाद में आ रहा है आपका कैरोलिन, और इसके बाद में आ रहा है आपका कॉमनवेल्थ। ठीक है साथियों, तो यहां से ये चल रहा है पूरा की पूरा सिस्टम, आपको समझना होगा। अब ये देखें तो आप 1485 से लेकर के 1558 तक ये चल रहा है, और 1558 से लेकर के 1603 तक आपका एलिजाबेथन पीरियड चल रहा है, और 1603 से लेकर के आपका 1625 तक जैकोबियन चल रहा है, और 1625 से आपका 1649 तक कैरोलिन चल रहा है, और 1649 से 1660 तक आपका कॉमनवेल्थ चल रहा है। तो साथियों ये जो है ना, यहां पे आपको एलिजाबेथन मिल रहा है और जैकोबियन मिल रहा है, बाकी ये 2 पीरियड मिल रहे हैं आपको, कैरोलिन नहीं मिल रहा, कॉमनवेल्थ नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी अपने को स्टडी करना होगा, अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अर्ली ट्यूडर पीरियड को भी अपने को देखना होगा। अब ये जब एज हो जाते हैं तो फिर न्यू क्लासिकल पे आ जाते हैं पर, और न्यू क्लासिकल के अंतर्गत भी अपने 3 इसके अंतर्गत एजेस हैं। जो आपका पहला है इसको अपन न्यू क्लासिकल बोलते हैं, इसको अपन रेस्टोरेशन भी अपन इसको कह सकते हैं, जो इसके अंतर्गत पहला एज आ रहा है। अब ये आपका 1660 से लेकर के ये 17 तक पहुंच रहा है साथियों, 17 तक पहुंच रहा है, और रेस्टोरेशन के साथ में जो दूसरा पीरियड इसके साथ में आ रहा है वो ऑगस्टन आ रहा है। ये 17th सेंचुरी से 1750 तक चल रहा है साथियों, और इसके साथ में फिर आ रहा है एक एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसको कह सकते हैं, सेंसिबिलिटी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जा सकता है, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जा सकता है। और ये 1750 से लेकर के लगभग अपन कहें तो इसको 1800 तक या 1790 तक ये पहुंच रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इन्होंने न्यू क्लासिकल एज कह के इतिश्री कर दी, लेकिन न्यू क्लासिक के 3 हिस्से हैं, ये अपने को समझने होंगे, इनको स्टडी करनी होगी अपने को। टाइमलाइन से संबंधित प्रश्न भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वो भी अपन देखेंगे। इसी प्रकार से आप देखें रोमांटिक पीरियड जो है, प्री रोमांटिक पीरियड क्या कह रहा है, प्री रोमांटिक पोइट्स कौन कौन से हैं, राइटर्स कौन कौन से हैं, रोमांटिक पीरियड में क्या हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे विक्टोरियन पीरियड क्या है। अब विक्टोरियन पीरियड में भी आप देखेंगे कि उसमें प्री राफेलाइट ब्रदर हो रहा है, उसमें एस्थेटिसिज्म आ रहा है, डिकेडेंस आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस में हम इनको डिस्कशन करेंगे। और इसी प्रकार से मॉडर्न एज है। अब मॉडर्न एज में
हार्लिम रेनेसांस आ रहा है, आपका नेग्रिट्यूड आ रहा है इसके अंतर्गत, फिर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इसके अंतर्गत आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस के अंतर्गत समझनी होंगी। न केवल समझनी होंगी अपितु उनको हमें वर्क बाय वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क्स को और ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम इसको सिस्टमेटिकली करेंगे। आगे देखें पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है? ये जो पार्ट बी है इसके अंतर्गत ब्रिटिश लिटरेचर नहीं है साथियों, इसके अंतर्गत दूसरे लिटरेचर हैं। और वो दूसरे लिटरेचर कौन से हैं? दूसरे लिटरेचर हैं इसमें, एक तो आपका अमेरिकन लिटरेचर है इसके अंतर्गत, और इसमें साथ ही साथ नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर भी है। यानी कि इसमें ब्रिटिश लिटरेचर को छोड़ करके अमेरिकन और नॉन ब्रिटिश लिटरेचर इसमें आ रहे हैं साथियों। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग ये आपका यूनिट बी वाला पार्ट है। क्यों? इसका कारण है साथियों, कारण क्या है कि ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, बहुत एग्जॉस्टिव है, इतना विशालकाय है कि हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये है, देखिए सब यूनिट्स कितनी हैं? 4 सब यूनिट्स हैं साथियों। वहाँ पे सब यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं पेपर 2 की यूनिट 1 में, लेकिन यहाँ पे यूनिट 2 में या पार्ट बी में 4 सब यूनिट्स हैं। आइए क्या कहती है? अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम 16th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। देखो 16th सेंचुरी से लेकर के प्रेजेंट डे तक ये चल रहा है। और इसके अंतर्गत अपन देखें तो अमेरिकन लिटरेचर को प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक देखना है। सीधा तरीका ये है, 4 एजेज में इसको डिवाइड किया गया है। चारों एजेज की अपन चर्चा करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स और वर्क्स को अपन देखेंगे। अमेरिकन लिटरेचर में वंस अगेन आपको बता दूं बड़ा ही स्कोरिंग लिटरेचर है, लेकिन इसमें भी वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो इसको लिया ही नहीं है एमए फाइनल के अंतर्गत, और कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है वो भी इसको बहुत ज़्यादा इसमें जो है अप्रोच नहीं रखते हैं, इसलिए थोड़ी समस्या होती है। लेकिन है बहुत इजी है, लंबा चौड़ा ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार से अपन देखें अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर को। अब अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर को अपन देखें तो क्या है भाई? लिखने वाले कौन है? अफ्रीकन राइटर्स हैं। कहाँ पे लिख रहे हैं? अमेरिका में लिख रहे हैं। तो दिस इज ए बॉडी ऑफ द लिटरेचर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अफ्रीकन राइटर्स इन अमेरिका। वही एक तरीके से ब्लैक लिटरेचर जैसा है, और उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी इश्यूज हैं, उनको लेकर के वो चर्चा करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। इसमें कई राइटर्स तो इतने अच्छे हैं जिनको हमें पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। जैसे आप देखेंगे फिलिस बीटली है, अमीरी बराका है, मैल्कॉम एक्स है, सोनिया सैंचेज हैं। बहुत ही अच्छे राइटर इसमें देखने को मिलते हैं। इधर अपन देखें तो अफ्रीकन लिटरेचर आ रहा है। जबरदस्त लिटरेचर है साथियों, बहुत गजब का लिटरेचर है। और वही क्योंकि अफ्रीका भी एक कॉलोनी था इंग्लैंड की, और इसलिए वही इश्यूज हैं जैसे वी आर हैविंग इन इंडिया। थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, उनके नाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए वो जो है प्रतीत होते हैं। और बड़ा अच्छा, जैसे कई राइटर्स तो आप देखेंगे जैसे अडिची हैं, बोले स्विनका हैं, है ना, और कई राइटर्स ऐसे हैं बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ने में। और इसी प्रकार से आप देखें न्यू लिटरेचर। अब न्यू लिटरेचर जो है यहाँ से भी खूब प्रश्न आ रहे हैं। आपका जो करीबियन पार्ट है ये वेस्ट इंडीज लिटरेचर भी कहा जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्ट वॉलकॉट हैं, बीएस नायपॉल हैं, बड़े ही अच्छे राइटर हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखते हैं। कैनेडियन जो हैं, कैनेडियन लिटरेचर भी अपने आप में एक अनूठा लिटरेचर है। सलेट बाउल कॉन्सेप्ट के लिए इसे जाना जाता है, गैरिसन मेंटेलिटी के लिए इसको जाना जाता है ना। और कैनेडियन जो लिटरेचर है वो वास्तव में जैसे एक नए कॉन्सेप्ट को पैदा करता है। इसमें फ्राई हैं, मुनरो हैं, एलाइस मुनरो हैं, आपकी जीन रीस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरिबियन राइटर हैं, इसी कैनेडियन राइटर हैं सॉरी। और इसमें आगे देखें तो अपन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है वह
एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड लिटरेचर है। ब्रज कचरू जो हैं, ब्रज कचरू जो हैं वो एक बहुत ही एक प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, और वो ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद जो है वेरियस काइंड्स ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो कहते हैं कि जो 4 कंट्रीज़ हैं वो इनर वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये क्या है दोस्तों? ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या इनर कंट्रीज़ हैं, ये इनर सर्किल कंट्रीज़ हैं ये। तो दरअसल ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसका जो लिटरेचर है वो भी एक इनर सर्किल वाला लिटरेचर है। और यहाँ पे अपन देखते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रकार का लिटरेचर मिलता है अपने को, और लेकिन उसके अपने इश्यूज़ हैं, अपनी समस्याएं हैं। पैट्रिक वाइट हैं, जैसे पीटर कैरी हैं, जूडिथ राइट हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। थोड़ी तैयारी के साथ में अपन आगे बढ़ें तो हमें इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें अपन आगे चलें तो देखें इंडियन लिटरेचर को देखें। इंडियन लिटरेचर जो है उसका पार्ट सी डेडिकेटेड है उसके लिए। ये इंडियन लिटरेचर के लिए पार्ट सी डेडिकेटेड है कंप्लीटली इंडियन लिटरेचर के लिए। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इसको कहा गया है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इसको कहा गया है। शॉर्ट में अपन इसको कहते हैं IWE। IWE के नाम से भी जाना जाता है ये। कई बार अपन देखें तो इसको कई लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी कहा जाता है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर भी कहा जाता है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर भी कहा जाता है। लेकिन नाम की भी अपन चर्चा करेंगे कि इस नाम से क्यों कहा जा रहा है, उस नाम से क्यों कहा जा रहा है, ये भी अपनी चर्चा रहेगी। और साथ ही साथ अपन देखें तो इसके अंतर्गत हमें जो सिलेबस में मिल रहा है वो है पहला तो कॉलोनियल यानी कि जब इंडिया एक कॉलोनी था उस समय लिटरेचर क्या था, किस प्रकार का लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा था। साथ ही साथ में उस समय के इश्यूज दूसरे थे, राइटर्स भी दूसरे थे, जैसे सरोजनी हैं, तोरूदत्त हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और भी कई राइटर्स हैं उस दौरान के। और जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उस समय इश्यूज दूसरे हैं, प्रॉब्लम्स दूसरी हैं, तकलीफें दूसरी हैं, समस्याएं दूसरी हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर जो हैं, जैसे अपन देखें राजा राव हैं, R.K. नारायण हैं, मुल्कराज आनंद हैं, जैसे चेतन भगत हैं, जैसे अमिताभ घोष वगैरह हैं, दूसरे राइटर्स आप देख सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में वो राइटर्स जो हैं जो दूसरे इश्यूज को लेकर के लिख रहे हैं। तो कॉलोनियल पीरियड में क्या है, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में क्या है, ये और राइटर्स क्या हैं, उनकी बुक्स क्या हैं, वो हमें डिटेल में यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक शानदार बॉडी ऑफ लिटरेचर हमें देखने को मिलता है दलित लिटरेचर के अंतर्गत। बहुत ही शानदार लिटरेचर है, फोकस करना है साथियों दलित लिटरेचर पे। दलित लिटरेचर बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत कम राइटर हैं, बहुत अच्छे अंक दे करके जाता है ये। तो बहुत कम तैयारी में अपन इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। विशेष फोकस करेंगे साथियों अपन दलित लिटरेचर पे। और इसी के साथ में अपने को देखने को मिलता है डायस्पोरा। तो डायस्पोरा भी ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक हिस्सा है, इंडियन डायस्पोरा भी कहते हैं इसको साथियों। डायस्पोरिक राइटर्स वे राइटर्स हैं जो बेसिकली बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज और सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, जैसे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। अब वो इंडिया से चले गए फॉर एग्जांपल कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या यूनाइटेड स्टेट्स में या यूके में या किसी और देश में वो चले गए। अब वहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपना और लिटरेचर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि अब वो इंडिया से चले गए तो इंडियन लोग तो उन्हें कैसे कंसीडर करें अपना, वो यहाँ से छूट गई, उनकी ज़मीन छूट गई, उनका घर छूट गया। विदेश में जहाँ पे वो रहते हैं काम करते हैं वो लोग भी उन्हें अपना नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये लोग इंडियन हैं। तो अब वो लोग बड़े परेशान हैं और वो थीम जो है वो उनकी पुस्तकों में, उनके वर्क्स में, उनके लिटरेचर में झलकती हैं। एलिनेशन, डिसलोकेशन, होमलेसनेस,
है ना, फ्रेगमेंटेशन, है ना, उन्हें एक प्रकार की मतलब नॉस्टैल्जिया, जो उन्हें एक याद सी आती है अपने घर की, एक हुक सी उठती है उनके मन में, वो सारी की सारी डायस्पोरा में झलकती है। तो डायस्पोरा के भी बहुत सारे राइटर्स हैं आपके, चित्रा बनर्जी दिवाकरनी हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, सोहाना सिंह बाल्डविन हैं, है ना, बहुत सारे राइटर इसके अंतर्गत आते हैं जो आपके जो है डायस्पोरा में शामिल हैं। साथियों, तो ये आपका जो है पार्ट था, और इस प्रकार से अपन देखें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके लिटरेचर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, दोनों आपके लिटरेचर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब अपन पेपर 1 को देखें तो वहां पे देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, यूनिट 1 के अंतर्गत फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूलना नहीं है, अच्छे से तैयार करेंगे उसको अपन और शानदार अंक उसमें आएंगे अपने। इसी प्रकार से क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल थियरीज दोनों को भी अच्छे से करेंगे, अच्छे मार्क्स अपने को मिल सकते हैं, आपके सिलेक्शन में आपके साथ में चलने वाले टॉपिक्स हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश लिटरेचर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं तो ये समझता हूं कि कई बार अपन पढ़ने के नाम पर ब्रिटिश लिटरेचर ही पढ़ते हैं और कोई चीज को अपन हाथ ही नहीं लगाते, तो वो वाली अपने को आदत गिव अप करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब इसमें भी पार्ट जो सेकंड पेपर का पार्ट बी है, जिसमें अमेरिकन और अदर लिटरेचर्स हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत स्कोरिंग है, बहुत कम प्रिपरेशन, अच्छा स्कोर मिलने वाला है, और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश तो शानदार है ही। इसमें भी आपको दलित और डायस्पोरा पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये शॉर्ट पार्ट हैं, अच्छे स्कोर दे करके जाएंगे। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, और इसी की लाइट में अपन वी विल go and we will prepare for this exam, and hopefully we'll be able to crack it. Thank you, sir.